Hello everyone, welcome to part second of Summary of The Miraculous True History of Nomi Ali, a novel by उस्मा असलम खान। पार्ट फर्स्ट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा इस नावल का, करैक्टर्स देखे और कुछ सब सेक्शंस की समरी देखी। सो बाकी जो भी चैप्टर्स और सेक्शंस रहते थे उनकी समरी हम इस वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर चूजिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इंग्लिश सीकर्स 9। एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट पार्ट कि मैंने इस नावल की समरी को क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के थ्रू अरेंज किया है, क्योंकि नावल नॉन क्रोनोलॉजिकल था, पास्ट प्रेजेंट में शिफ्ट होता रहा है, लेकिन मैंने अरेंज समरी को क्रोनोलॉजिकल किया है। और फर्स्ट पार्ट के जो डिस्क्रिप्शन है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्चुअल जो नावल की सेटिंग है सेक्शन चैप्टर वाइज, तो वो मैंने पेस्ट कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो द वर्ड यू गिव अस, ये चैप्टर 2 का 7 सेक्शन बनता है। इस सेक्शन में ये बताया गया कि जो आए है उसने मिस्टर हॉवर्ड के हाउस में कुछ चीज़ें देखी। जब वो उनकी शेव करने जाता है और उनसे मिलने जाता है, नेस्ट उन्हें देने जाता है, तो वो कुछ चीज़ें देखता है और वहाँ पर वो लोका के जो ब्रदर इन लॉ है उसका स्कल भी देखता है। सो आए लोका से बाद में मिलता है, जिसमें लोका आए को कहता है कि तुमने हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, यानी हमें टैग किया उन वर्ड से, लाइक इवल विंड, गन, सुसाइड, रेप, चंदू भाई, जेल, नॉट इन अंडमानीज। आए जो होता है वो ये इन सब नेम्स को डिनाई कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसे कोई नाम नहीं दिए। बेसिकली नेम देने का ये मकसद था कि लोका आय को ये बताना चाहता था कि तुमने सारी चीज़ें हमसे जो मंसूब की हैं वो नेगेटिव चीज़ें की हैं आप लोगों ने। तो आय डिनाई करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कोई पर्सपेक्टिव नहीं दिया। एंड द 3 किलियन, इस सेक्शन में ये बताया जाता है कि जो प्रिजनर 218D है, अब उसने फाइनली जेल में सिलाई मशीन चलाना सीख लिया है, जिसमें उसको काफ़ी मुश्किल हुई। तो वो अपने पास्ट को याद करती है, जब वो अपने फैमिली के साथ रहती थी, अपने फादर को याद करती है। और जो है यानी जो मेजर है वो उसका सेल यूज़ करता है। एंड यूज़ ऑफ सेल इज़ इन द रिस्पेक्ट ऑफ कि वो उसका स्पोर्ट यूज़ करता है। एंड नेक्स्ट सेक्शन इज़ मोहम्मद वेब 2, जिसमें जो नोमी की मदर हैं फहमीदा, उनको कॉल की जाती है बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टेट के आप एक फ़ीमेल गार्ड की ज़रूरत है हॉस्पिटल में, तो आप आ जाएं। हालांकि वो पहले सिलाई सिखाती थी येल प्रिजनर्स को, लेकिन जो आय होता है वो जब नोमी अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल जाती है एज अ फीमेल गार्ड, तो आय वहाँ पे मौजूद होता है और वो नोमी को मना करता है कि तुम यहाँ पे ना आया करो। अब नोमी के जो फादर हैं हैदर अली, वो क्योंकि बीमार हैं और वो काम नहीं कर सकते थे, इस वजह से नोमी की मदर फहमीदा को काम करना पड़ता है। तो वो जब नोमी के फादर को पता चलता है कि अब इनका काम हॉस्पिटल में है, तो वो कंसर्न शो करता है, रजामंदी नहीं शो करता और कहता है कि फैक्ट्री में काम करना मैं एक्सेप्ट करूँगा, बट जेल और मतलब इसमें नहीं, हॉस्पिटल में नहीं। जो और अपनी वो हेल्थ के रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट शो करता है कि काश मैं बीमार ना होता और मैं खुद काम करता तो मैं वहाँ ना जाना पड़ता। तो इन द सेंस कि वो हॉस्पिटल और जेल को एक बुरी जगह समझते हैं, जहाँ वो आए नोमी को नहीं भेजना चाहता और हैदर अली अपनी वाइफ को, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली ऑपरेशन ज़्यादा होता है। इन नेक्स्ट सेक्शन इज़ द क्ले ऑफ द फिजिकल बॉडी, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ हंगर स्ट्राइक के बारे में। हंगर स्ट्राइक प्रिजनर्स ने स्टार्ट की हुई थी एज अ प्रोटेस्ट के उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट अपनी फैसिलिटीज़ के रिलेटेड चाहिए थी, तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक को एज अ प्रोटेस्ट अडॉप्ट किया हुआ था। और इसमें ये भी बताते हैं कि जो ये जेल है वो प्रिजनर्स के लिए पैराडाइस है, जहाँ उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो लेटर लिख सकते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। सो मिस्टर हॉवर्ड को एक टेलीग्राम रिसीव होती है कि मेन लैंड पर जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो पब्लिक है वो अंडमान आइलैंड और जेल के बारे में अनसेटिस्फाइड है। उनको वो कहते हैं कि वहाँ इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है और वहाँ के लोगों का मेन लैंड प्रोटेस्ट में ये स्टेटमेंट है लोगों की कि अगर इतनी ही अच्छी कंडीशन है तो क्यों तीसरा हिस्सा जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर वो हंगर स्ट्राइक पे हैं, दैट्स मीन समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। और अगर वो इतनी ही आप उसको जन्नत बना रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव, आप हमें ये नैरेटिव दे रहे हैं कि वहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, तो क्यों ना जो कैपिटल है, जो दारुल हुकूमत है दिल्ली, वो क्यों ना अंडमान आइलैंड में ही शिफ्ट कर दिया जाए। अब जब मिस्टर हॉवर्ड ये बात सुनते हैं तो वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं खुद फोर्सफुली हंगर स्ट्राइक को हंगर जो स्ट्राइक पर हैं प्रिजनर उनको फीड करूँगा, ताकि वो मतलब उनकी ये चीज़ ख़त्म हो, प्रोटेस्ट। तो प्रिजनर 218D को खुद ट्रीट करते हैं और जब वो उसको फोर्स फीड कर रहे होते हैं, ज़बरदस्ती उसका बाजू पकड़ के, टांग पकड़ के, उसका फेस पकड़ के ज़बरदस्ती फूड उसके मुंह में डाल रहे होते हैं, तो मिस्टर मार्टिन जो हैं वो एक नर्स हैं और वो मिस्टर हॉवर्ड को कहती हैं कि इसको थोड़ा सा बीमार है और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ट्रीट करें। तो वो आगे मिस्टर हॉवर्ड उन्हें कहते हैं कि क्या तुमने सिचुएशन नहीं देखी, वो मेन लैंड पर लोग नारा लगा रहे हैं, उनके स्लोगन्स हैं आर वुमेन आर ऑनर, यानी हमारी खातून हमारी इज्जत, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि वो इनको ट्रीट कैसे करते हैं? चाइल्ड मैरिजेस, बचपन
बचपन में शादी कर देते हैं, वाइफ बर्निंग, बीवियों को जला देते हैं। और अगर लोगों ने इसके बारे में पूछा तो हम कह देंगे कि ये जो प्रिजनर 218D हैं, ये मेनलैंड की जेल में ही इनकी डेथ हो गई थी। एंड एक्सपेरिमेंट विद द गोस्ट, मिस्टर होवर्ड जो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड कि वो 218D को खुद फोर्स फीड करते हैं, आए अपने फादर के बारे में बात करता है। यहाँ पर ये जो टाइटल है गोस्ट, ये आप सिंबॉलिकली उसको ही ले सकते हैं कि आगे फादर को सिंबलाइज़ किया गया है। क्यों, कैसे? वो ये था कि कॉलोनी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने एक न्यू ड्रग जो थी वो इंट्रोड्यूस कराई थी, सिनकोना, और वो मलेरिया के लिए बहुत अगेंस्ट फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो रही थी। तो उन्होंने यहाँ पर जो कॉन्विक्ट्स थे उनके बच्चों पर और ग्रैंड चिल्ड्रन पर एक्सपेरिमेंट किया, और जब वो ये एक्सपेरिमेंट किया तो सब लोगों की डेथ हो गई जिन जिन पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिनको ये डोज दी गई थी। सिर्फ आय के फादर जो थे वो सरवाइव किया था उन्होंने। तो ये सबके लिए एक बहुत हैरानी की बात थी कि सब की डेथ हो गई लेकिन सिर्फ आय के फादर की नहीं हुई। एंड नेक्स्ट सेक्शन में जाके मिस्टर हॉवर्ड और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मोस्टली इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि हंगर स्ट्राइक को कैसे डील किया जाए, फोर्स फीड कैसे किया जाए। द टोटलिटी ऑफ एक्सक्लूजन, इसमें जापानीज़ और पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में ज़्यादा बात हुई, जैसे कि जापानीज़ ऑक्यूपेशन और पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द मेन लैंड, फ्रीडम मूवमेंट, हंगर स्ट्राइक, फोर्स फीडिंग, ऑल अबाउट। एंड नेक्स्ट इज़ गुड बाय फ्रेंड्स, इसमें जो नोमी और आय हैं वो जब स्विमिंग सीख रहे होते हैं उसकी सिचुएशन बताया गया। एंड आय एंड लोका हेल्प प्रिजनर 218D इन एस्केप फ्रॉम जेल। अब ये जो प्रिजनर 218D इन्होंने जेल से एस्केप किया था और हेल्प की थी आय एंड लोका ने। उस वक्त ये बहुत चीज़ हाईलाइट हुई थी कि ये जेल को ऐसे समझा जाता है कि कोई मेल भी एस्केप नहीं कर सकता, तो एक फ़ीमेल का एस्केप करना, तो ये उन्हें लग गया था आइडिया कि इंटरनल हेल्पर ही कोई था। सो जब एस्केप कर जाती हैं 218D तो उसके बाद लोका जो है वो गुड बाय कहते हैं और उनके जो लास्ट वर्ड्स होते हैं वो डैट वाज गुड बाय फ्रेंड्स। द क्लोजनेस ऑफ एग्जाइल, इसमें जो शकुंतला की फॉर्म पे वर्कर होती हैं अदिति, उनकी शादी हो जाती है हेडमैन से। अदिति इज़ अ यंग गर्ल और हेडमैन थोड़ा एजिड आदमी है। उस दिन ही शकुंतला जो है वो एक फायर गन शूट फायर की आवाज़ सुनती हैं बाय जापानीज़। इस सेक्शन में जी ने अपनी गन से एक फायर शूट किया था और वो गन उसके पास आई थी उसके इंग्लिश टीचर मिस्टर चैम्पल की तरफ से, और उस डेट जो थी वो 25 मार्च थी। अब जो जापानीज़ थे, ये कॉन्टेक्स्ट इस सीन का ये है कि जापानीज़ जो हैं वो वहाँ कैंप्स में आए हैं और उन्होंने लोगों की मुर्गियाँ वगैरह और पेट्स जो थे वो ले जाने लगे थे, तो लोग रेजिस्ट कर रहे थे उनको। तो जी ने अपनी गन से वो फायर शूट किया टू शो रेजिस्टेंस, बट जापानीज़ को ख़तरा महसूस हुआ कि एक नेटिव के पास गन कहाँ से आ सकती है, वो हमारे लिए ख़तरा है। तो अब जो जापानीज़ हैं वो डिमांड कर रहे थे जी की, क्योंकि जी छुप गया था और वो कैंप्स में आए। उन्होंने कहा कि हमें जी चाहिए जिसने गन शूट किया। आफ्टर बर्निंग देयर हर्ट्स, उन्होंने उनके कैंप्स जला दिए। एंड उन्होंने कहा कि अगर हमें कल शाम तक जी नहीं मिला तो जैसे ही सन टचेस द सी, जैसे ही जो सूरज है वो समुंदर से टच करेगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। एंड दे सेड कि अभी तक जो हमने हर्ट्स आपके जलाए हैं, अभी तक ये तो कुछ भी नहीं है जो कल मतलब हम आपके साथ करेंगे। सो जो नेक्स्ट सीन दिखाया गया, प्रिजनर 218D एस्केप ऑन पार्टी नाइट, और आई एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आय ने हेल्प की थी, आया लोका ने। तो जब नोमी के फादर ने, हैदर अली ने ये बात सुनी कि एक फीमेल प्रिजनर एस्केप कर गई है जेल से, तो उन्होंने कहा कि नाउ दे विल सर्च हर इन आवर होम्स। उन्होंने, हैदर ने कहा कि अब जो जापानीज़ है वो उस फीमेल प्रिजनर को भी हमारे ही घरों में तलाश करेंगे, तो बी रेडी कि वो यहाँ पे आएंगे और फिर कोई ना कोई सीन क्रिएट करेंगे। सो ये एक साइड पे खौफ दिखाया गया है कि कुछ भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जापानीज़ के जो ऑपरेशन का रुख होता है वो नेटिव्स की तरफ होता है, अंडमान पीपल्स की तरफ होता है, उनके कैंप्स की तरफ होता है। एंड सेकेंडली ब्लेमिंग, यानी कुछ भी बुरा होता है तो वो सब कुछ जो जापानीज़ हैं वो ब्लेम करते हैं नेटिव्स को। द नाइट दे टुक सी, अब ये वो चैप्टर है जहाँ पे जी को हवाले कर दिया जाएगा जापानीज़ के, ताकि वो कुछ और नुकसान ना करे कैंप में आकर। एंड ये चैप्टर है, ये नॉवल का फर्स्ट चैप्टर है, मतलब नॉवल नॉन क्रोनोलॉजिकल है जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो नॉवल एक्चुअली स्टार्ट यहाँ से होता है, बट ये क्योंकि समरी क्रोनोलॉजिकल एक तरतीब से अरेंज की गई है इसलिए इसकी स्लाइड 24 है, बट एक्चुअल नॉवल में ये फर्स्ट चैप्टर है। अब यहाँ पर ये दिखाया गया कि जब जापानीज़ अभी अभी आए हैं, उन्होंने अभी अभी कंट्रोल संभाला है इस आइलैंड का, तो फादर एंड जी यानी कि हैदर अली और जी जो हैं वो इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि जापानीज़ का आना किस तरह हमारे लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, मींस कि ये अप्रेस करेंगे या हमें फ्रीडम देंगे। तो बेसिकली दो जनरेशंस हैं, फादर की और जी की, जो यंग है
और यही बात फादर है वो इन फेवर है कि जैपनीज़ आए हैं, ये हमें ब्रिटिश से जो है आज़ादी देंगे, जबकि जी कहता है नहीं, ये आज़ादी नहीं देंगे, ये एक न्यू काइंड ऑफ ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट लाइन में मदर्स की व्यू दिखाए गए हैं कि फहमीदा का क्या राय थी जैपनीज़ अराइवल पे, तो वो इसके अगेंस्ट थी। तो जैपनीज़ ने आते क्या किया, उन्होंने तमाम जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको आज़ाद कर दिया, और जब वो उन्होंने आज़ाद किया तो वो प्रिजनर जो थे वो कैंप्स में आके अब फीमेल्स को और नेटिव्स को तंग कर रहे हैं, बॉदर कर रहे हैं। तो फहमीदा इस बात से बहुत इरिटेट होती हैं कि वो अब हमें तंग कर रहे हैं जिनको इन्होंने आज़ाद किया था। तो ये भी बात होती है, जैपनीज़ फ़िश को लाइक करते हैं, नॉट द चिकन, क्योंकि इस आइलैंड पे तकरीबन सबके पास ही चिकन सी एज अ पेट जिसको वो यूज़ करते थे। एंड तो वो ये कहते हैं कि अब ये चिकन्स खाएंगे, हमसे ले लेंगे, बट ये कहा जाता है कि नहीं, जैपनीज़ फ़िश को लाइक करते हैं, चिकन को नहीं। अब जो नोमी एंड जी बहन भाई, अब ये बात करें जैपनीज़ एंड ब्रिटिश साइड को, और क्योंकि उनके पेरेंट्स डिफरेंट साइड्स पे हैं, उनके फादर जैपनीज़ के हक़ में हैं और उनकी मदर ब्रिटिश हक़ में है, लेकिन जी कहता है नोमी को कि हम किसी भी साइड पे नहीं है, क्योंकि कोई भी हमारी साइड पे नहीं है, कोई भी हमारे बारे में नहीं सोच रहा। नेक्स्ट ये दिखाया जाता है कि जी जो है वो नोमी को, अपनी बहन को गन दिखाता है, कहती है कि तुम परेशान ही हो ना, मेरे पास गन है, और नोमी गन देखकर परेशान हो जाती है और वो ये कहती है कि हमारे फादर किस तरह रिएक्ट करेंगे। एंड पीपल अब बात कर रहे हैं कि जो जैपनीज़ डोमिनेशन है ये ऐसी इतनी सख्त है कि कोई भी यहाँ से इस आइलैंड से एस्केप नहीं कर सकता, नॉट इवन अ गोस्ट, के इवन भूत भी, जिन भी यहाँ से अब नहीं जा सकता बाहर। तो फादर जो थे वो, अब शाम हो गई है, वो अपने हट में है और फैमिली के अदर है, तो यहाँ पे वो फादर अपने वरिड शो करते हैं, अपना कंसर्न शो करते हैं कि जो जैपनीज़ अभी आए हैं वो भूखे होंगे, जबकि उनकी जो मदर है वो बहुत गुस्से से और लाउडली कहती हैं कि उनके पास हमसे ज़्यादा है। अब जो हैदर अली है नोमी एंड जी का फादर, वो अपनी स्टोरी याद करता है कि जब उसने ट्राई की थी, जेल से एस्केप की, फिर वो पकड़ा गया था और उसको पनिशमेंट हुई थी, और वो पनिशमेंट इतनी बुरी थी कि उसके अभी तक जो स्कार हैं वो अभी उसकी नेक पे और बॉडी पर मौजूद है। सो जो जैपनीज़ हैं, अब क्या हुआ, उन्होंने अब लोगों की मुर्गियां पकड़ ली हैं जैपनीज़ सोल्जर ने, और पीपल जो हैं वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, वो उन्हें रोक रहे हैं, प्रोटेस्ट शो कर रहे हैं, और इसी दौरान ही जी ने अपनी गन से एक फायर शूट कर दिया। इसी फायर की वजह से जैपनीज़ उसको ढूंढ रहे हैं और उसकी डिमांड कर रहे हैं। इस सेक्शन में ये दिखाया गया है कि जो जी है अब वो छुपा हुआ है जैपनीज़ से, गन से जो उसने शूट किया था, और अब जो जैपनीज़ हैं वो सी को सर्च कर रहे हैं, और जो जी है उसने अपनी जो लास्ट नाइट है, यानी कल वो हवाले हो जाएगा जैपनीज़ के, लेकिन जो गन फायर करने के बाद जो उसने नाइट स्पेंड की थी वो आय के साथ था। और ऐसा कहा गया लोगों की तरफ से कि जो ब्रिटिश है वो लीव करने वाले हैं इस आइलैंड को। एंड द फर्स्ट बॉम्ब फेल ऑन द 1 फरवरी एक्सप्लोडिंग इन द सी। अब क्या हुआ, जो नेपाल थे वहाँ के कुछ सोल्जर जो थे वो एक जेटी में, यानी एक शिप में अंडमान आइलैंड में आए, और उन पर जो है वो बमबारी की गई जैपनीज़ की तरफ से, जिसमें 2 गुरखा सोल्जर जो थे वो इंजर्ड भी हुए थे। एंड आफ्टर 2 वीक जैपनीज़ ड्रॉप बॉम्ब फॉर 65 मिनट्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो ये नहीं चाहते थे जैपनीज़ के यहाँ से अब कोई छोड़ के जाए, वो कंट्रोल करना चाहते थे, और वो उन्होंने स्लोगन, उनका नारा ये था कि हम लोग जो एशिया है वो एशियन के लिए, हम लोग उसको फ्री कराना चाहते हैं ब्रिटिश से। उनके इस स्लोगन और इस नैरेटिव पे जो आय के ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्वेश्चन रेज किया। उन्होंने कहा कि क्या अगर वो हमारी इतनी ही रिस्पेक्ट करें, हमारे फ्रीडम के लिए आए, हमारे राइट्स के लिए आए हैं, तो क्या वो हमारे गुरुद्वारा में जाने से पहले अपने शूज़ उतारेंगे। एंड नेक्स्ट सेक्शन इज़ बाय शेनफू। ये एक जैपनीज़ वर्ड है जिसका मतलब है प्रोस्टिट्यूट। सो प्रिजनर जब वहाँ पे लाए जाते थे आइलैंड पे, तो उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता था, यूरोपियन एंड इंडियन। सो जब वो आए, उन्होंने जो फर्स्ट स्टेप लिया जैपनीज़ ने, वो ये था कि जो जैपनीज़ मेजर इटू था उसने ये अनाउंस किया, उसका नाम एक्चुअल कैटरपिलर था। एंड जैपनीज़ ने आते ही जो फर्स्ट स्टेप लिया, यानी ये जैपनीज़ मेजर इटू था, कैटरपिलर उसका एक्चुअल नेम था, उसने ये अनाउंस किया कि जो भी इंडियन है ना जिन्होंने ब्रिटिश के लिए वर्क किया, वो प्रिजनर हम उनको फ्री कर देंगे। एंड सेकंड स्टेप वाज पीस कमेटी रीअरेस्ट कन्विक्ट होम जैपनीज सेट फ्री व्हेन अराइव्ड। आपने शुरू में अभी देखा होगा कि जहाँ पर एक स्टेज पे फहमीदा ये जो नोमी एंड जी की मदर है वो ये ऑब्जेक्शन कर रही थी कि जैपनीज ने आते हुए जिन प्रिजनर्स को फ्री किया वो हमें तंग कर रहे हैं। तो जो उनका मेजर था उसने ये स्टेप लिया कि जिनको हमने आते ही फ्री किया था उनको रीअरेस्ट किया जाएगा और उनको फ्री किया जाएगा उन इंडियन को जिन्होंने
ब्रिटिश के लिए काम किया है। एंड उन्होंने डॉक्टर सिंह को, जो एक पीस कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने उनको फोर्स किया कि आप पब्लिक को एड्रेस करें और उन्हें कहें कि हमें उनकी कोऑपरेशन चाहिए। और डॉक्टर सिंह ने ऐसे ही किया। वो पब्लिक की तरफ आए, उन्होंने कहा कि ये हमारे भाई हैं और हमें इनके साथ कोऑपरेट करना होगा, ये हमें फ्रीडम दिलाएंगे। एंड मिस्टर मार्टिन जो हैं उनको ब्लेम किया जाता है कि उनके पास एक वायरलेस सेट है जहाँ से वो सीक्रेट मैसेज दुश्मनों को कन्वे कर रही हैं, और इस जुर्म की पनिशमेंट थी वो सिर्फ डेथ थी, तो यानी उन्हें मार दिया जाता है। ये बहुत इवेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो जापानीज सोल्जर हैं वो 2 लड़कियाँ लेके जाते हैं हर्ट से मैरिज टाउन, जो उनका जहाँ पे कैंप्स हैं, और उनको आर्मी हेडक्वार्टर हदू में उनको रखते हैं। अब जो पीपल होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी बच्चियां कहाँ हैं, तो जो मेजर ईटू हैं वो उनको प्ले वुमन कहते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डॉक्टर सिंह उनको कहते हैं कि आप जाके जो लोग प्रोटेस्ट करें उनको कूल डाउन करो। और वो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं डॉक्टर सिंह और उनको कहते हैं कि व्हाट अबाउट इंग्लिश मैन, कि जब वो हमारे टेंट्स में आते थे और ये सब काम करते थे तब आप लोग क्यों नहीं बोले। द मैनी मिस्टेक्स ऑफ हैदर अली 2, इसमें हैदर अली के बारे में, उसके पास्ट, उसके चाइल्डहुड के बारे में बताया जाता है फैमिली बैकग्राउंड में, कि उनके जो फादर थे उनकी एक हर्बल शॉप थी हैदर अली की, और बताते हैं कि हैदर अली ने एक दफ़ा गलत मेडिसिन देकर एक इंसान को किल भी कर दिया था अनइंटेंशनली। और फिर डॉक्टर सिंह अब यहाँ पे हैदर अली के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो जापानीज़ हैं वो हमारा गुरुद्वारे को एज अ वोर हाउस यूज़ करना चाहते हैं टू कैप्ट वुमेन। एंड नेक्स्ट इज साइलेंस एंड सॉन्ग, जिसमें शकुंतला से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप प्लीज़ हॉस्पिटल में यानी गुरुद्वारा में आकर डॉक्टर्स की मदद करें टू डील विद द फीमेल पेशेंट्स। इस सेक्शन में द अदर साइड ऑफ लव, इसमें प्रिजनर 218D के बारे में बताया गया, उनके फैमिली बैकग्राउंड, वो कैसे अरेस्ट हुई, क्यों अरेस्ट हुई, कब अरेस्ट हुई, और प्रोटेस्ट सीन जो उनके घर वाले एरिया में जो जारी थे, और सिचुएशन साउथ अंडमान में जहाँ उनका घर था। और ये भी बताया गया डैट शी लव्स फारिस अ बॉय, एंड उनके फादर ने कैसे प्रोटेस्ट ज्वाइन किया, उनको कैसे मोटिवेट किया गया प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए अपने फादर की तरफ से, और उनको 1935 में अरेस्ट किया गया प्रिजनर 218D को। अ मिसिंग लेटर, ये टाइटल इसलिए दिया गया क्योंकि जो आया था उसके पास प्रिजनर 218D के लेटर जो वो घर लिखते थे या घर से आते थे वो मौजूद होते थे। उसने वो सारे लेटर्स 218D को दे दिए थे आय ने, लेकिन एक लेटर उसने अपने पास रख लिया था, तो डेट्स वाई टाइटल अ मिसिंग लेटर। अब शकुंतला अपने फॉर्म में है, अपनी जो वर्कर है आदिति उससे बात कर रही हैं गिलग की अचीवमेंट्स के बारे में। पौला जो कि शकुंतला की बेटी हैं और आय, ये अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और जो आय है वो शेयर करता है पौला के साथ स्टोरी किसकी, 218D की एस्केप की। और जो आय है वो टोल्ड करता है पौला को कि उसके पास एक लेटर है 218D का, क्या तुम पढ़ना चाहोगी, तो वो इंटरेस्ट शो करती है येस, एंड देन वो उस लेटर को रीड करते हैं। अब जो शकुंतला है वो आय से पूछती है कि जब वो एस्केप हो गई थी 218D, उसके बाद मिस्टर हॉवर्ड को मुश्किल नहीं हुई कि जब वो फेल हो गए थे उसको ढूंढने में, यानी वो उनको नहीं मिली, तो आय उनको याद दिलाता है सून आफ्टर द प्रिजनर एस्केप जो हंगर स्ट्राइक थी वो एंड हो गई थी। क्योंकि महात्मा गांधी ने टेलीग्राम के थ्रू पैगाम भेजा था कि हमने आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी आपकी हैं वो मान ली हैं और आप इस हंगर स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दें। दैट्स मीन जो प्रिजनर 218D हैं वो इनके रिकॉर्ड में ही नहीं आई कि यहाँ पे वो लाई गई थी, यहाँ पे उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, उनकी डेथ हो गई या वो एस्केप कर गई, उनका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। सम मिसअंडरस्टैंडिंग हैव अराइजन, अब टाइटल इसलिए दिया गया है क्योंकि आय और नोमी की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जब जी को एग्जीक्यूट किया गया, उसको फांसी दी गई, तो अब नोमी बहुत गुस्सा थी आय से क्योंकि वो जी को सेव नहीं कर सका था। एंड ही मेड हर मदर, ही रिप्रेजेंटेड हेयर जी, क्योंकि जी ने अपनी माँ का क्या हाल कर दिया था। जी मदर कंडीशन यहाँ बताई गई आफ्टर हिज डेथ, जिसमें वो बहुत डिप्रेस, बहुत लो फील करती हैं और बहुत उदास होती हैं, बहुत रोती हैं। इस सेक्शन में ये दिखाया गया कि जिस हॉस्पिटल में शकुंतला सर्विसेज दे रही हैं फॉर ट्रीटिंग फीमेल पेशेंट्स, वहाँ पे एक डॉक्टर मोरी भी हैं और वो भी वुमेन पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। तो शकुंतला जो है वो उनको अवॉइड करना चाहती है बट कम्प्लीटली नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसको डॉक्टर सिंह की एक वार्निंग याद आती है, जब डॉक्टर सिंह ने उसे कहा था कि तुमने एक इंग्लिश मैन से शादी की है, तुम्हारी इंग्लिश की फ्लुएंसी बहुत अच्छी है स्पीकिंग में, और ऑटोनमी ऑन द आयरलैंड एंड हाफ इंग्लिश चाइल्ड, पौला की बात करें, वो आर ऑलरेडी फोर स्ट्राइक अगेंस्ट हर, कि ये सब चीज़ें तुम्हारे खिलाफ जाती हैं। लेकिन मतलब वो एक्चुअली कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर पाती डॉक्टर मौरी को, क्योंकि वो अपने और अपने बेटी के लिए कोई मसला नहीं चाहती, वो क्योंकि वो शी कुडंट अफोर्ड अ फिफ्थ
उसको फिफ्थ स्ट्राइक अगेंस्ट हर वो अफोर्ड नहीं कर सकती। टाइम पीरियड क्योंकि ये 1943 का चल रहा है, तो जो डॉक्टर मोरी हैं वो शकुंतला को जापान की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और शकुंतला उनसे पूछती है कि जो जापान में सिक्लूजन थी वो कैसे एंड हुई, तो वो आगे से जवाब देते हैं फॉरेन पावर से, मींस एक और पावर आई और उसने डोमिनेट कर लिया, उसने ऑक्युपाइड कर लिया ये एरिया। फिर वो क्वेश्चन करते हैं शकुंतला से कि वो यहाँ पर क्यों हैं, वो इंडिया वापस क्यों नहीं गई, क्योंकि उनके हस्बैंड थॉमस की तो डेथ हो गई थी। तो वो आगे जवाब देती है कि उसके फॉर्म्स यहाँ पर हैं और वो उसका सारा लाइक बिजनेस वगैरह, बट वो अपने आप से भी ये क्वेश्चन करती है कि वो अभी तक ये क्यों यहाँ पर है, जबकि इतना कोई बड़ी रीज़न नहीं है। नाउ द 5 स्पाई केसेस ऑफ अ डेंटिस्ट राइवल एंड 1 फ्री इंडिया। यहाँ पर जो जापानीज़ रूलर हैं उनको ये शक है कि जो अंडमान आइलैंड के जो नेटिव्स हैं उनमें स्पाई मौजूद हैं जो ख़बरें या मैसेज, सीक्रेट मैसेज एनिमीज़ को डिलीवर कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि एक सबमरीन फायर में 121 जापानीज़ सोल्जर मर जाते हैं। अब जो मेजर और गवर्नर इटू हैं वो आके अबदीन स्क्वायर में, यानी एक एरिया है, वहाँ पर आके पूछते हैं कि किसने एनिमीज़ की मदद की है, जिस कि वो उन्होंने हमारे सोल्जर मारे हैं, किल किए हैं। और जब कोई जवाब नहीं आता तो वो एक लड़के अकील के थ्रू 121 पीपल जो है ना वो पिक करते हैं, नेटिव्स जो विलेजर्स होते हैं। अकील वो है जिस पे उनको स्पाई होने का शक है और कहीं ना कहीं प्रूव भी हो गया होता है। और फिर उसमें 121 जो वो लेके जाते हैं पीपल विलेज के एज अ, मतलब कि हमारे 121 सोल्जर किल हुए हैं तो अब हम यहाँ के लोग ले जाएंगे, उसमें वो आय को भी साथ ले जाते हैं। अब हालांकि वो 121 लोग ले गए हैं शक की सूरत में और मुतबादिल कि हमारे इतने डेथ हुई है तो हम इनके भी ले जाएंगे। उसके अलावा भी 7 मोर मैन एक्यूज ऑफ स्पाइंग, उन पर भी इल्ज़ाम लगता है स्पाई होने का और उनको बीच पे ले जाकर मार दिया जाता है। अब यहाँ पर जो प्रिजनर गार्ड्स होते हैं, यानी जो जेल में गार्ड्स होते हैं, वो ये रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर जेल में जो प्रिजनर्स होते हैं ना, लाइक डॉक्टर सिंह, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, उनके जो नेल्स हैं उसमें सुराख किए जाते हैं। एंड स्पेशली जो एक सबसे टॉर्चरिंग मेथड है सज़ा देने का या मारने का, वो वाटर मेथड है, जिसमें उनके हाथ और पाँव बांध दिए जाते हैं, लेग्स बांध दी जाती हैं और उनके फेस पर जो है वो पानी उंडेला जाता है, पोर किया जाता है। सो जो गार्ड्स होते हैं वो इसको कंपेयर करते हैं इस मेथड को फोर्स फीडिंग के साथ। लेकिन फोर्स फीडिंग में जो इंटेंट होता था वो ये होता था कि जो प्रिजनर्स हैं वो ज़िंदा नहीं रहना चाह रहे, वो हंगर स्ट्राइक पर हैं, बट उनको ज़िंदा रखने के लिए फोर्स फीडिंग किया जाता है। बट यहाँ पर इस टॉर्चर और इस जो सज़ा का, पनिशमेंट का जो मेथड है वो ये है कि वो मरना नहीं चाहते प्रिजनर्स, लेकिन उनको उनकी विल के अगेंस्ट मार रहे हैं या मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब अबरदीन स्क्वायर यानी उस नेटिव जहाँ पे कैंप्स है वहाँ पर एक एरिया का नाम रखा गया है, खुला एरिया है, जहाँ पे सब लोग जमा होकर अनाउंसमेंट सुनते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं। तो अबरदीन स्क्वायर में जो मेजर ईटू हैं वो ये अनाउंस करते हैं कि हमने, यानी जापानीज़ गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अब वो इस आइलैंड को, इस अंडमान आइलैंड को फ्री इंडिया गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे, यानी अब हमारी तरफ से ये एरिया फ्री है। सो वो ये कहता है कि ये इससे ज़्यादा हम क्या आपको सबूत दे सकते हैं कि हम आपकी स्ट्रगल में हमने आपकी मदद की है और हम ये विलिंगनेस थी हमारी रजामंदी थी कि आप एक फ्री एयर में या फ्री एरिया में रहें। नाउ इन दिस सेक्शन जो फादर है नोमी एंड जी के, हैदर अली, वो अपनी कहानी बताते हैं इस आइलैंड पे कि कैसे वो यहाँ पर आए, उनको कैसे जेल में रखा गया, कैसे उनको पनिशमेंट्स मिलती थी, उन्होंने 330 पाउंड्स ऑयल जो एक्सट्रैक्ट करना होता था डेली। तो ये सारी चीज़ें वो बताते हैं और वो लेकिन साथ में ये कहते हैं कि द बिगनिंग शुड बी द चिकन, कि जब वो जापानीज़ आए थे उन्होंने चिकन्स ले जाने लगे थे, लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जी ने जो है वो गन से फायर शूट किया था। कहते हैं जो बिगनिंग है ना, वो जब भी कभी किसी को हिस्ट्री बताना तो चिकन से बताना कि वो थी, नॉट मी, ना कि मुझसे। इट इज़ बेटर, ये बेहतर है कि वो मेरे बारे में पहले ना जाने। आगे जाके जो आए है वो नोमी से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। एंड नाउ द सेक्शन द 5 स्पाई केसेस ऑफ अ शूटर एंड 1 रीऑक्यूपेशन। अब क्या हो गया, अब पीरियड आ गया 1945 का। अब जापानीज़ का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, वो चले गए हैं। अब ब्रिटिश दोबारा इस आइलैंड पे, इंडिया के आइलैंड पे यानी अंडमान आइलैंड पे कब्जा करने वाली है, दोबारा
दोबारा अपनी सरसरी सही टेम्परेरी सही लेकिन वो अपनी हुकूमत कायम करने वाले हैं। अब जो एंड्रयू गलागर है उसको बुलाया गया क्योंकि वो उसको मतलब काफ़ी जो भी मिशन दिया जाता है वो हमेशा कंप्लीट करता है, उसको सक्सेस मिलती है, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा भी है कि वो जो शकुंतला और अदिति है वो उसकी सक्सेस के बारे में बात भी करती हैं एक पॉइंट पे। अब वो क्या करता है, वो काफ़ी दफ़ा एक मतलब ऑर्गेनाइज करता है एक मिशन को कि वो हेडमैन से मिलेगा फेररगंज में। तो एंड्रयू क्योंकि एक इंग्लिश मैन है तो वो जब हेडमैन या उस एरिया के हेडमैन से मिलने जाता है तो उसी टाइम ना जापानीज़ ऑफिशियल और एक इंडियन इंटरप्रेटर यानी उसकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है वो हेडमैन के दरवाजे पर आते हैं। उन्होंने कहते हैं कि इस एरिया के काउंट हमें पीपल काउंट दो। तो एंड्रयू जो है वो खुद को छुपा लेता है मतलब एक फार्मिंग मटेरियल वाले जगह में, यहाँ पे उन्हें पता ना चल सके कि वो छुपा हुआ है। और वो एक हिल होती है इस आइलैंड पे जहाँ से वो सिग्नल भेजता है दोबारा हेडक्वार्टर ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को, और उस हिल को सिग्नल हिल कहा जाता है। अब जो एंड्रयू है वो पहले जो मिशन कंप्लीट कर चुका है, अब वो उसको लगता है कि मेरा काम मुकम्मल हो गया और अब मुझे जो है ना वो विश ये करता है कि वो नागपुर जो एक इंडिया का टाइगर कैपिटल है, तो वो ये कहता है मैं यहाँ पे सेटल होता हूँ अपनी इंडियन वाइफ और अपने बेटे के साथ। उसको लगता है कि मेरा बेटा यहाँ पे अच्छा ग्रो करेगा। तो वो ये समझता है कि जब उसकी उम्मीद ऐसी होती है कि जो उसकी नेक्स्ट असाइनमेंट होगी पोस्ट वार कंस्ट्रक्शन होगी, यानी जब ये जहाँ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मुझे कंस्ट्रक्शन में कोई ना कोई रोल दिया जाएगा। अब जब विक्ट्री हो जाती है तो अगले ही दिन उसका फ़ोन बजता है और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है एंड्रयू कि उसको कॉल आएगी कि मैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट। तो लेकिन असल में इसके अलावा उसको ये कॉल आती है कि आपको जो होम डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली है उन्होंने बहुत जल्दी में बुलाया है। उस कॉल के बाद वो अगले ही सुबह दिल्ली आते हैं ताकि सर रिचर्ड से मिल सकें, और वो सर रिचर्ड उन्हें ये कहते हैं कि आपको जल्दी ही सर जॉन से मिलना पड़ेगा क्योंकि जो लॉर्ड वावल हैं वो लंदन गए हुए हैं, तो वो उनकी एब्सेंस में उन्होंने आपको जल्दी मिलने के लिए बुलाया। और दिल्ली में एंड्रयू को सर रिचर्ड बताते हैं कि आपको एक अनयूजुअल टास्क के लिए असाइन किया गया और हमें आपकी ज़रूरत है। इन शॉर्ट और इन सिंपल वर्ड्स सर जॉन एंड्रयू को ये कहते हैं कि हमने आपको सिलेक्ट किया है रीऑक्यूपेशन ऑफ अंडमान आइलैंड के लिए, और जब तक सर वावल नहीं आते तब तक आपको ही मिलना पड़ेगा सर जॉन से। और वो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते एंड्रयू कि उन्हें रीटेक आइलैंड में एज अ मतलब उनका रोल दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने शकुंतला को बहुत पहले कहा था कि मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा, हाँ आई विल बी बैक। अब उनका वो चीज़ पूरी हो रही है कि अब उन्हें दोबारा वो रोल दिया जा रहा है कि हमने इसको दोबारा कंट्रोल करना है इस आइलैंड को। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन दिस सेक्शन कि उन्होंने 5 मिशन जो है वो सक्सेसफुल हुए थे 5 मिशन में, तो इसलिए उनको ये सिलेक्ट किया गया है। अब जो सर जॉन है वो एंड्रयू को ये सजेशन देते हैं कि तुम 2 और आदमी लो जिनको इस आइलैंड की नॉलेज है टू हेल्प थिंग्स अलोंग। तो एंड्रयू दूसरे आदमी से मिलता है जिसको कोई नॉलेज नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता रीऑक्यूपेशन ऑफ आइलैंड। अब जो लॉर्ड वावल हैं वो लंदन से आ गए हैं, एंड्रयू उनसे मिलता है। एंड्रयू ने कहता है कि मैं आपको एक लेटर देता हूँ और आप काइंडली जो है ना वो लॉर्ड माउंटबेटन को दे दें जो कि सुप्रीम अलाइड कमांडर साउथ ईस्ट एशिया हैं। उसके बाद जो है एंड्रयू वो स्टाफ से मिलते हैं उनके और उनको कहते हैं कि मुझे कोई जेलर ढूंढ के दो जिसको इस आइलैंड की सारी नॉलेज हो, क्योंकि जो जेलर है उसने बहुत हेल्प की थी सिक्योर करने में पीनल सेटलमेंट को, यानी जब जापानीज़ आए थे या जब हम लोग आए थे तो जिसको नॉलेज होगी इस आइलैंड की वो हमारी बहुत हेल्प कर सकता है, तो एक जेलर ढूंढ के लाओ। अब नेक्स्ट डे एंड्रयू जिसको इस मिशन के लिए रखा गया है वो कोलंबो जाता है और वहाँ लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले वो उसके स्टाफ के 2 लोगों से मिलता है जो अंडमान आइलैंड की बात नहीं कर रहे होते, जो बर्मा की बात कर रहे होते हैं बार बार, और वो इसको एंड्रयू को टोटली इग्नोर करते हैं। लेकिन फाइनली वो मिलता है, एंड्रयू मिलता है लॉर्ड माउंटबेटन से और उनको वो लेटर देता है जो लॉर्ड वावल ने उनको देने के लिए दिया। अब जो लेटर लेने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन है वो ये कहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया कमांड जो है उनके हाथ भरे हुए हैं और जो जापानीज़ हैं उनके भी हाथ फुल हैं, तो वो अमेरिकन नेवी का शुक्रिया अदा करते हैं। एंड सो फॉर जो माउंटबेटन है उन्होंने कामयाबी से पिछले 12 महीनों यानी 1 साल से इस आइलैंड पे कंप्लीट ब्लॉकेड की हुई है, मतलब स्टॉप एंट्री और एग्जिट किया हुआ है। इस बात को सुन के जो एंड्रयू है वो बहुत गहरी सोच में चला जाता है और वो ये कहता है कि जब लास्ट मैंने आइलैंड को छोड़ा था समर में तो यहाँ के लोगों को फूड शॉर्टेज थी, वो भूख से मर रहे थे, और लेकिन यहाँ पे उस वक्त ब्लॉकेड नहीं थी। तो ये पॉसिबल है कि जो अब लोकल पॉपुलेशन है वो स्टार्व कर रही है, वो फाका कशी पे है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो मर रहे हैं। जो माउंटबेटन होते हैं वो इस बात से एग्री करते हैं और वो ये कहते हैं कि अब हमारे पास यही बेस्ट ऑप्शन है कि हम बैठें वेट करें कि कब
जापानीज़ जो है हुकूमत वो कंप्लीट सरेंडर करती है। और इस वेट के साथ साथ यानी हम वेट कर रहे हैं और साथ साथ हम तैयारी करें किसकी, टू मूव इन वर्ड व्हेन इट हैपन, यानी जब भी ये होगा वो सरेंडर करेंगे तो हमने कमांड संभालनी है, हम इसकी तैयारी भी करें और उनके सरेंडर करने का वेट भी करें। अब जो माउंटबेटन है वो प्लान कर रहे हैं एक एक्शन का मलाया में, और वो ये कह रहे हैं कि हम जो है सप्लाईज़ हैं उन्होंने वो सारी तैयार की हुई हैं, लेकिन एंड्रयू का रोल उसमें मेडिकल और शिपिंग में है। तो वो आगे माउंटबेटन जो है वो एंड्रयू से पूछते हैं कि हाउ कैन आई हेल्प, कि मैं अब तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो एंड्रयू उनसे इन रिस्पॉन्स दो चीज़ें डिमांड करते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले मुझे एयरफोर्स जो दिल्ली की है उसके साथ मुझे इन टच रखा जाए, मुझसे मेरा राब्ता कॉन्टैक्ट हो, और सेकेंडली मुझे एक ऐसा जापानीज़ प्रिजनर दें जो वॉर के टाइम पे इस आयरलैंड से रहा हो या यहाँ पे रहता हो। तो माउंटबेटन उनको कहते हैं कि फ़र्स्ट चीज़ की मैं तुम्हें सिक्योरिटी देता हूँ कि वो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन दूसरे पे वो अनसर्टन होते हैं, उनको ये लेस सर्टन होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो हमारा एक सक्सेसफुल स्पाई था, तुम्हारा काउंटर पार्ट था, वो उसने कमेंट सुसाइड कर लिया, वो उसने एक हार्मफुल फ्रॉग जो है वो खा लिया था, उसकी डेथ हो गई। तो मैं सेकंड चीज़ के लिए, सेकंड डिमांड के लिए श्योर नहीं हूँ। अब एंड्रयू ने ये दोनों चीज़ें इसलिए डिमांड की क्योंकि वो एयरफोर्स दिल्ली से कॉन्टैक्ट में, वो जब भी जापानीज सरेंडर करते वो कंट्रोल संभालने के लिए, एंड सेकेंडली उसने जो एक प्रिजनर की बात की थी वो सिर्फ ये था कि उसको इस आइलैंड की सारी नॉलेज हो, इसके रास्तों की, इसके सारे पार्ट्स की, तो वो ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। नाउ द सेक्शन द विंड ऑफ आई 2, इसमें जो आय होता है वो एक गार्ड से मिलता है और वो गार्ड उसे बताता है कि आज सुबह ही 700 मर्द, औरतें और बच्चे 700 उनको राउंड अप कराया गया। उन्हें कहा आए हम आपको अच्छे आइलैंड पे ले जाते हैं, और लेकिन उनको लेके जाया गया जेल में और ये अरेस्ट नहीं है। तो वो आगे से कहता है, आय कहता है कि ये फिर क्या है, मीन्स अब क्या हो रहा है कि लोगों को धोखा दिया जा रहा है कि आपको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे एक ऐसे अच्छे आइलैंड पे जहाँ आपको खुराक मिलेगी, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, लेकिन असल में उनको जेल में जाके बंद कर देते हैं और उन पे टॉर्चर होता है, वो उनको शूट कर देते हैं और एनीथिंग एल्स। और गार्ड का ये कहना है कि इट इज़ नॉट एन अरेस्ट, इसका ये मतलब है कि वो अब उनको रखेंगे नहीं, वो बस अब उनको मार देंगे। नाउ द टाइटल इज़ द अदर साइड ऑफ इंडिया, यानी कि अब वो साइड यहाँ पे वो टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन में है, डोमिनेशन में है लोग जो नेटिव्स एंड अंडमान नेटिव्स। तो अब उनको एक जो अब नोमी है वो बैठी है और वो अपने भाई जी को याद करती है जिसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, और एसएस नूर अराइवल को सारी कंडीशन को कि जैसे आए नोमी और जी वो उनको देखने जाते थे प्रिजनर्स को। और अब यानी कि द अदर साइड ऑफ इंडिया का ये मतलब है कि अब ये इन सब लोगों को ये कहा गया है कि हम आपको इंडिया के एक दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। कहा किसने है? जापानीज सेंसस टेकर और इंडियन ट्रांसलेटर ने कहा है। और वो ये कहते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, यू आर अमंग द चूजन फैमिलीज टू शिफ्ट ऑन एन आइलैंड वेयर प्लेंटी ऑफ फूड इज़ फाउंड। यहाँ आपको एक पैराडाइज मिलेगी, खुराक मिलेगी, सब कुछ। लेकिन जब वो ये सब कुछ सामान पैक करके जा रहे होते हैं शिप से, सी में होते हैं, तो मिडल ऑफ द सी वो उनको ये कहते हैं कि अब यहाँ से आप जंप कर जाएं। और जब वो जंप नहीं कर सकते, जंप नहीं करते, तो वो उनको फोर्स किया जाता है। कंडीशन ऑफ बोट दिखाई गई है कि बोट की क्या कंडीशन है, लोग किस तरह तकलीफ में हैं। और हजूम हर्डल ऑफ मैन एंड वुमेन वर प्रोडिड, यानी उनको मोटिवेट किया जाता है, यानी मजबूर किया जाता है कि आप ये एक्शन लें, यहाँ से कूदें दरिया में। अब बोट की कंडीशन बता रहे हैं, वो ये थी कि 2 गार्ड्स, एक इंडियन और एक जापानीज़, वो उनको जंप लगाने के लिए कहता है। उनमें से एक जो आदमी था वो ये कहता है क्या तुम ये क्या कह सकते हो, हम वाटर में कैसे जंप कर सकते हैं? तो वो आगे से कहता है जंप इन द वाटर, द लैंड इज़ नॉट फॉर, ज़मीन है जहाँ पे हमने आपको एरिया पे ले जाना है वो दूर नहीं, आप खुद ही जाओ। और जब कोई जंप नहीं करता, क्योंकि उनको पता होता है कि ये ऐसा हमें झूठ बोल रहे हैं कोई, तो वो किक कर देते हैं उन लोगों को। सो बहुत सारे लोगों को, हंड्रेड्स ऑफ बॉडीज़ जो हैं उनको ट्रैश कर दिया जाता है वाटर में। और जो नोमी और आए हैं वो आवाज़, चीखों की आवाज़ भी सुन रहे हैं लोगों की। अब जो हैदर अली है वो अपनी बेटी नोमी के लिए दुआ करता है, क्योंकि अब वो और उसकी फैमिली सब लोगों को पानी में ट्रैश कर दिया जाता है, किक कर दिया जाता है। तो अब वो अपनी आखिरी सांस में उसके लिए दुआ करता है और वो कहता है कि गॉड से कहता है प्लीज़ रिटर्न हर टू द अर्थ, उसको ज़मीन, उसको खुशकी की तरफ लौटा दो। आपके पास पहले मेरा बेटा जी है, लेकिन प्लीज़ नोमी को जो है अर्थ पर रिटर्न कर दो। और वो वेलकम करता है अपनी डेथ को, टू मीट डेड वन, यानी वो मरे हुए लोगों से मिलने के लिए अपनी मौत को वेलकम करता है कि मैं अब मर कर अपने बेटे से मिलूँगा। अब जो है वो ऐसे ही होता है कि जो नोमी होती है उसको
वो बेहोश हो जाती है, बट जो पानी की लहरें होती हैं वो उसको एक एरिया खुश्की की तरफ धकेल देती हैं। उस एरिया पे जो है वो रह रहे होते हैं लाला राम, प्रिजनर 218D और लुलू। तो अब वो उसका असल नाम नहीं जानते होते, तो वो जो 218D होती है वो काम कर रही है उसके आसपास, वो बात कर रहे हैं। और जो लाला राम है वो 218D को और अपनी बहन को लुलू को बताता है कि ये जो शिप डूबा है ये जैपनीज़ का नहीं था, क्योंकि जो डेड बॉडीज़ पाई गई हैं उनके फेसेस या वो लोग इंडियंस थे या बर्मीज़ थे। तो यहाँ पर 218D के फादर की डेथ डिस्कस की जाती है, और उस टाइम सिचुएशन यानी जब वो फ्रीडम मूवमेंट चाह रही थी, जब उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन की थी, तो वो सारी सिचुएशन जो है उसको देखा जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है। यानी इन शॉर्ट नोमी वाज सेव्ड बाय 218D, प्रिजनर, लुलू और लाला राम। अब वो कुछ दिनों बाद जब वो नोमी कुछ नॉर्मल होती है तो वो दूर कहीं जब वो शिप पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि किसी एरिया पे सर्वाइव्ड पीपल जो हैं वो रहते हैं। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि हम जो नोमी को वहाँ ले जाएंगे, मे बी इसका कोई जानने वाला वहाँ पर हो। अब जो प्रिजनर 218D है उसने नोमी के लिए कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, तो नोमी शेयर करती है उनकी मेमोरीज़ कि जब वो पहली दफ़ा जेटी अराइवल पे मिली थी, जब नोमी आए और जी ने नोटिस किया था 218D को, तो वो लाला राम को कहती है कि हम नोमी को तालीम पे लेके जाएंगे। अब जो लाला राम है वो रीज़न पूछता है कि क्यों, तो वो उसको बस बहुत फोर्स करती है, इंसिस्ट करती है, और अगली ही सुबह वो तालीमें के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में जब वो सफ़र कर रहे होते हैं बोट पे, तो लाला राम 218D को और नोमी को ब्रिटिश शिप के बारे में बताता है जो डूब गया होता है। और वो वहाँ जब पहुँचते हैं तो नोमी मिलती है अपनी अम्मा से और आया से, जो आउट ऑफ 700 पीपल जो उस शिप में सवार थे उनमें से सिर्फ 20 बचे थे। नोमी उन सब से मिलती है। अब वो लाला राम और प्रिजनर 218D वो जब नोमी को छोड़कर वापस अपनी ही जगह पे, अपने एरिया पे आ रहे होते हैं, रास्ते में जो उनके बोट पे बॉम्ब गिरता है और वो उनकी डेथ हो जाती है। नाउ इट्स पार्ट सेकंड ऑफ द 5 स्पाई केसेस ऑफ अ शूटर एंड 1 रीऑक्यूपेशन। अब जो एंड्रयू है वो अपनी सक्सेस को बहुत इंजॉय करता है। उसको टास्क मिला था कि रीऑक्यूपेशन करनी है इस आइलैंड की, वो उसमें कामयाब हो जाता है। अब एक ब्रिगेडियर उसको कहता है कि अब तुम थोड़ा सिविल अफेयर्स की तरफ भी आओ, लोगों के बारे में भी, उनकी प्लानिंग, उनके मैटर्स को भी देखो। तो अब वो ये डिसाइड करते हैं, ये सोचते हैं कि जो प्रिजनर्स हैं उनको माफ़ कर दिया जाए, पार्डन कर दिया जाए। लॉर्ड वोवल के साथ डिस्कशन करने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं, जो उनको ये कहता है कि जो प्रिजनर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए मेन लैंड पर, किसके थ्रू, एसएस नूर के थ्रू। और वो जो एंड्रयू है वो लोकल पॉपुलेशन के फेवर में बात करता है। अब लॉर्ड वोवल जो हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन को लेटर देते हैं और वो ये कहते हैं कि नेवी ने बहुत सख्त मेहनत की है टू इम्पोज ब्लॉकेड, यानी कि एग्ज़िट, इस आइलैंड पे एग्ज़िट और एंट्री को रोकने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए बहुत मेहनत की है नेवी ने। तो जो एंड्रयू होता है वो ये कहता है कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने इस पॉपुलेशन की फाका कशी, स्टार्विंग की सफरिंग को कैपिटलाइज किया। तो माउंटबेटन जो है वो इस बात को एडमिट करते हैं। अब जो नेवल चीफ होते हैं, नेवल चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल पावर, वो ये कहते हैं कि मैं सिंगापुर विज़िट करूँगा, जो जापानीज़ ने सरेंडर किया उसका फाइनल विज़िट करूँगा। तो जब वो कैंडी के लिए लीव करते हैं तो वो एक मेडिकल टीम असेंबल करते हैं ताकि वो खुराक तैयार करें और लोगों को खुराक दें जो स्टार्विंग कंडीशन में थे। वो एक टास्क असाइन करते हैं किलियन को और 2 ऑफिसर्स को कि वो एक लिस्ट तैयार करें जिसमें सारे कन्विक्ट्स, सारे प्रिजनर्स का रिकॉर्ड हो कि उनकी इस आइलैंड पे अराइवल डेट और उनकी सेंटेंस डिटेल कि कैसे उन पे उनके पनिशमेंट क्या मिली, वो उनकी डेथ हो गई क्या, मतलब ये सारा रिकॉर्ड तैयार करने के लिए उनके ज़िम्मे एक असाइनमेंट लगाते हैं जिसमें प्रिजनर 218D का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। अब वो ये कहते हैं कि हमने ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि मेन लैंड पर एसएस नूर के थ्रू, उसको मर्सी शिप कहा गया है, लेकिन वो लोगों को दूसरे आइलैंड पे नहीं ले जाते बल्कि उनको शूट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट जाकर जो शकुंतला है वो अपनी बेटी पॉला से कहती है कि वो डॉक्टर मौरी से मिलना चाहते हैं, जिस पे पॉला को बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी मम्मा को टॉर्चर याद करवाती हैं जो जापानीज़ ने किया था, क्योंकि डॉक्टर मौरी जो है वो एक जापानीज़ डॉक्टर थे। तो अब पॉला उनको सारा वो रिमाइंड कराती है, कहती है मामा दे हैव पुट 700 पीपल इन बोट्स, उन्होंने 700 लोगों को बोट में सवार किया, फिर उनको वहाँ से किक कर दिया और आए भी उनमें से एक था। उसकी जो वॉइस थी उसमें बहुत पेन था और वो कहते हैं कि उसके अलावा भी उन्होंने 300 मोर पीपल उनको बोट में ले गए, उनको किल किया, उन्होंने जेल में लोगों को टॉर्चर किया,
उनके पास लेबर कैंप थे, उन्होंने वुमेंस का किडनैप किया, रेप किया। तो आपने भी उन वुमेंस को देखा है हॉस्पिटल में और आपके उस डॉक्टर ने भी देखा है। इस सेक्शन में आय की कंडीशन बताई जाती है कि जब उसको बोट से धकेला जाता है सी में तो अब उसकी क्या कंडीशन है बॉडी। तो आय अपनी राइट नी में बहुत सारी पेन फील कर रहा है, उसका राइट फुट कट चुका है और वो अपनी बॉडी के दोनों हिस्सों को होल्ड करने में यानी बैलेंस करने में बहुत सारी तकलीफ़ महसूस कर रहा है। ग्रोटेस्क लेग और नॉर्मल वन वो अब एग्जॉस्ट हो चुका है अपनी इस चीज़ से। मोर देन जब उसने बिल्ड किया था एक रनअवे एक प्रिजनर 218D के लिए, जब उसने हंगर स्ट्राइक के प्रिजनर्स को फोर्स फीड किया था और प्रिजनर वॉल में उसने स्केलिंग की थी, एक डूबती हुई बॉडी को बचाने की कोशिश की थी, तो ये अब जब वो अपनी बॉडी को संभाल रहा है तकलीफ़ में, तो ये ज़्यादा उसके लिए एग्जॉस्टेड है, ज़्यादा पेनफुल है। काफ़ी दफ़ा वो ये समझ ही नहीं पाता कि क्या चीज़ सबसे बुरी है, वो मेमोरीज या फिर कंटोर्शन ऑफ हिज लेग। स्टोरी में नेक्स्ट जाके एक जर्नलिस्ट आय के पास आता है और पुलिस उसको बताती है कि वो बर्मा के लिए लीव कर सकते हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है। बिकॉज ये वो लोग हैं जो पहले यहाँ पर आए थे, तो अब जब रिपार्टीशन की बात आ रही है, जब यहाँ से जाने की बात आ रही है, तो ये चूजन फैमिलीज़ में से हैं जिनको पहले भेजा जाएगा। तो अब आए अपने इमेजिन कर रहा है कि वो इस आइलैंड को छोड़ के दूसरे आइलैंड जा रहा है, नोमी को भी छोड़ रहा है और वो मतलब सोचता है कि वो एसएस नूर की तरफ जा रहा है और नोमी पीछे उसको खड़ी देख रही है। अब जब काफ़ी चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं तो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट जो है मिस्टर गिल उसका नाम है, वो आता है, वो सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा है, वहाँ से लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। इस वक्त वाइट पॉला जो है वो यूरोप के लिए लेफ्ट कर चुकी है, वहाँ रहती है। शकुंतला और नोमी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उनको उस जर्नलिस्ट को बताया कि यहाँ पे एक प्रिजनर थी 218D और उसके साथ ये टॉर्चर हुआ, ये वो। तो वो जो जर्नलिस्ट होता है वो बिलीव ही नहीं करता, वो कहता है उसका तो रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। अब वो जो जर्नलिस्ट था उनको बताता है कि यहाँ पे सेपरेट लैंड है, जहाँ पे खुराक मौजूद है, अच्छा इन्वायरमेंट मौजूद है, जिस बात का यकीन नोमी और शकुंतला नहीं करती। वो उसको बताना चाहती हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम नोमी और उसकी मदर ने फेस की हॉस्पिटल में, जेल में, कैसे मैन अटैक करते थे, किडनैप करते थे, रेप करते थे वुमेंस का। नोमी एंड आय जो थे वो किस तरह मिस्टर हॉवर्ड्स के विला में गए, वहाँ उन्होंने कुछ चीज़ें देखी, कैसे ये आइलैंड डिवेलप हुआ, कैसे ऑक्यूपाइड रहा, कैसे डोमिनेंट रहा। बट मिस्टर गिल इस बात पे बिलीव नहीं करते क्योंकि उनको बताया कुछ और गया था। अब एक मेमोरियल बिल्ड किया जाता है, मेमोरियल बिल्ड किया जाता है उस साइड पे जहाँ डॉक्टर सिंह समेत 44 प्रिजनर्स को ले जाया जाता है और जापानीज़ की तरफ से हुम्फ्रीगंज में, और उनको वहाँ पे शूट कर दिया जाता है और उनको मजबूर किया जाता है कि वो अपनी खुद की एल शेप ग्रेव कब्र खोदें। तो वहाँ पे एक मेमोरियल बिल्ड और उस मेमोरियल पे हर किसी के नाम लिखा हुआ है जो उस दिन जिसको शूट किया गया था, और ये लोग वहाँ पे उन लोगों के नाम भी लिखते हैं जहाँ जिन्होंने उनको हर्ट किया होता है। नोमी को यहाँ आना बहुत पसंद है, वो अपनी मामा को लेके आती है और वो यहाँ पे इकट्ठा नाम लिखते हैं जनरल और गवर्नर ईटो का, और उनके भी नाम सोचते हैं जो जिनको वो जानते नहीं हैं जिनके नाम्स को, लेकिन उन्होंने उन्हें हर्ट किया होता है। वो एक ब्लैंक पेपर बर्न करते हैं इंस्टेड कि उनका नाम लिख सकें क्योंकि नाम नहीं पता होता, और वो काफ़ी दफ़ा विजुअलाइज करते हैं उन दो लोगों के फेसेस जिन्होंने जी की बॉडी को तोड़ा होता है, उसकी बाजू, और जब उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है, और उन लोगों का भी फेसेस सोच कर वो ब्लैंक पेपर जला देते हैं जिन्होंने उनको बोर्ड से पुश्ड किया होता है। अब जो आए होता है वो नोमी विला और इस मेमोरियल को बहुत कम विज़िट करता होता है, बल्कि बजाय कि वो विज़िट करे यहाँ पे टाइम लगाए, अब उसने एक बेटर वे चूज़ कर लिया है जस्टिस का। उसने ज्वाइन कर ली थी लोकल बॉर्न की एक एसोसिएशन जो वॉर की कंपनसेशन डिमांड कर रही थी कि जो हम वॉर में हमारी तबाही हुई, हमारा नुकसान हुआ है, उसके मुतबादिल कुछ दिया जाए। अब बर्मा, सिंगापुर, मलाया, दूसरी प्लेसेस की जो वॉर से डिस्ट्रक्शन हुई थी उसका भी मुतबादिल डिमांड किया जाता है, बट जो वर्ड है वो अभी तक यहाँ नहीं देख। ब्रिटिश और जापानीज रूलर के टाइम पे लोग उन्हें शेर साहब कहा करते थे, टाइगर मैन। सो द इन मिड समर ऑफ 1947 आय और नोमी दोबारा मिलते हैं और वो अपने आप एक दूसरे से अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं कि आजकल वो क्या कर रहे हैं। सो फाइनली यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है। सो इस नावल के मेजर थीम जो थे वो ट्रॉमा था जो प्रिजनर 218D ने फेस किया, शकुंतला ने किया, नोमी ने किया, सब करेक्टर्स ने किया, और सर्वाइवल कि कैसे उन्होंने इस डोमिनेशन, इस ऑक्यूपेशन के टाइम पे सर्वाइव किया, उनकी सफरिंग पनिशमेंट के थ्रू, जब उनको बोर्ड से धकेला गया, रेजिस्टेंस, कैसे उन्होंने रेजिस्टेंस शो की इस सिस्टम के अगेंस्ट, कॉलोनियल पावर रिलेशन, हिस्ट्री और मेमोरी, कॉलोनाइजेशन एंड पावर, साइलेंस
एंड इरेयर। होपफुली आपको ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विजिट माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़।